हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो भी बोलते हैं, टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक रेशो ये ऐसी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इलस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा एग्जांपल किसी भी बुक में हो, किसी भी बुक में। तो बेटा, इसका पेपर में आना ऑलमोस्ट कंफर्म माना जाता है, ऑलमोस्ट कंफर्म। ठीक है जी, ये छोड़ गए तो भैया बस फिर तो कोई कह ही नहीं सकता ना तुम्हें कुछ, अगर ये तो हम छोड़ गए इतना बोलने के बाद भी। बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? प्यार से हम इसको आईटीआर ही बोलते हैं। फॉर्मूला है कॉग्स, और यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, cost of revenue from operations upon average inventory, upon average inventory। ठीक है जी। अब बेटा, सिंगल स्टार ऑन एवरेज इन्वेंट्री की एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, और कॉक्स पे डबल स्टार कॉक्स क्या होता है। आज हम इस पर बैठ के बेटा 25 क्वेश्चन करेंगे यहीं पर बैठकर। ठीक है जी, समझते हैं क्या होता है। बेटा, पहले सिंगल स्टार को डिफाइन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज इन्वेंटरी? ऑल्दो कह रही काफी आसान है। एवरेज इन्वेंटरी का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के एवरेज को ही बोला गया एवरेज इन्वेंटरी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत सिंपल बात। अब बेटा, ये क्या होता है? कॉक्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये थोड़ा सा मुश्किल विषय है बेटा। मतलब अगर रीडिंग में बताऊं तो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचा है उसकी कीमत आपको क्या पड़ी हुई है। क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? मैंने अगर कोई गुड्स बेचा, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है क्या दुकान पे मैं 100 रुपए का सामान खरीद के 100 का ही बेचता हूँ? जितने का खरीद का उतने का बेचता हूँ, तो दुकान भी चला रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट कमाता हूँ। ये जो मैंने कॉस्ट, मान लो मैंने 150 रुपए का सामान बेचा है, तो ये 150 की कीमत मुझे क्या पड़ी हुई थी, ये बताता है कॉस्ट। ठीक है जी। निकालने का एक रास्ता नहीं है कोई, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे। ठीक है जी, आओ बताता हूं कितने रास्ते हैं कॉक्स को निकालने के। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कैरेज ऑनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और तो अभी मैं कुछ और फॉर्मूला लिखूंगा, ऐड करूंगा। पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, और तो पहले मैं इस पर जस्टिफिकेशन दे दूं तो रीड कराता हूं क्या मतलब है। मेरे को लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, याद है बेटा, 11th क्लास में, उसी का इस्तेमाल करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम 11th क्लास में। ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, नेट परचेजेस लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, या वेजेस, और भी कुछ डायरेक्ट खर्चे हो तो वो लिखते थे। बाय सेल्स या नेट सेल्स ही लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो नेट परचेज है, नेट सेल्स है, इसका मतलब क्या है? मतलब समझे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेजेस आएगी, ऐसी सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स आएगी। ठीक है जी। तो वो एक बात बताओ, एक रैंडम फिगर मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या फिगर लूंगा। मैंने इसको 30,000 ले लिया, ये 8 लाख ले लेता हूँ, 40 ये ले लेते हैं, ठीक है जी, 80 ये ले लेते हैं डायरेक्ट खर्चे, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से थोड़ा सा ज्यादा, और सेल्स इन सब से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है जी। जीपी कैलकुलेट करते हैं, जीपी क्या आया।
ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 10,60,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, ये तीनों मिलाकर हुआ 1.5 लाख, 9.5 लाख। 10,60 और 9.5, जीपी आ गया 1,10,000। अब बेटा सुनना, कॉक्स कैसे निकला। ठीक है जी, कैसे बनता है कॉक्स? मैंने एक फॉर्मूला लिखा है पीछे, पहले मैं उसका जस्टिफिकेशन देता हूं बेटा। अच्छा, अगर कभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट नहीं डेबिट साइड लिखना हो तो लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, बट बेटा साइन बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, साइन ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक था? 30,000। 30,000 रुपए का स्टॉक था। कहता है आपने साल भर में 8 लाख का और ले लिया, और उस 8 लाख का स्टॉक खरीदने में या बनाने में आपने खर्चा कर दिया 1,20,000। 30 का था, 8 का और खरीदा। अब हो सकता है खरीदा हो या बनाया हो। अब खरीदा हो या बनाया हो, वैसे वेजेस है तो बनाया ही होगा। अगर बेटा मैंने गुड्स बनाया है ये 8 लाख का रॉ मटेरियल खरीद कर, तो उसको बनाने में खर्चे आ गए 1,20,000। यानी कि 30 का शुरू में था और 9,20 ये, तो यानी कि 9,50 का गुड्स मेरे पास साल भर में था। ठीक है जी। और कहता है आखिरी दिन कितना बचा? आखिरी दिन सिर्फ 40 का बचा। भाई मेरी कैलकुलेशन तो क्या कह रही थी बेटा कि 9.5 का होना चाहिए। कहता है आखिरी दिन कितने का बचा? 40 का बचा। तो बेटा बाकी कहां गया? कुछ और थोड़ी, बेच दिया गया। 9,10,000 रुपए का गुड्स मैंने बेच दिया। वो बात अलग है कि मैंने कितने में बेच दिया, 10,20,000 में बेचा, पर मुझे उसकी कीमत 9-10 पड़ी हुई थी। क्लियर है जी बात? एक बार मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूं बेटा, इसके बाद समझ नहीं आया तो समझने के लिए बने नहीं हो, तो रटते रहो बैठ कर इसको। जब साल शुरू हुआ कितने रुपए का गुड्स था? 30,000। साल भर में मैंने कितने रॉ मटेरियल खरीद लिए होंगे? 8 लाख के। इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने वेजेस दी और भी खर्चे करे बेटा। यानी कि सच मायने में मैंने 8 लाख का सामान खरीदा और प्रोडक्शन के खर्चे 1,20 हैं। यानी कि 9,20,000 रुपए का मेरे को सामान और खरीदा पड़ा। 30,000 का शुरू में था, 9,20 का पूरे साल भर में और खरीदा बनाया, कितना हो गया? 9,50। कहता है आखिरी दिन कितना पड़ा है? 40,000। तो कहां गया 9-10? बेच दिया ना। वो बात अलग है कि 10,20,000 में बेचा, मुझे कीमत 9-10 की पड़ी हुई थी। तो ऐसे निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी बना दिया बेटा। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस जोड़ दो, सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ दो, चाहे वो वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ये डायरेक्ट खर्चे। लेकिन पेपर में स्पेसिफिकली ये दो नाम सबसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए। सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, बन जाएगा कॉक्स। डन। बाबू कॉक्स निकालने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता। अब इतनी मैथ्स तो आप भी समझते होंगे। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को इधर लाया हूं तो माइनस में लाया हूं। मैंने एक फिगर दिखा दी, दूसरी दिखा दी, तीसरी दिखा दी, चौथी दिखा दी, क्लोजिंग स्टॉक को इधर माइनस में दिखा दिया। ठीक है जी। तो दूसरा भी तो तरीका हो सकता है, जीपी को इधर लाके माइनस कर दो तो नेट सेल्स माइनस जीपी, और खुद देखो 10-20 में से एक 10 गया, 9-10 ही नहीं आया दोबारा। 9-10 ही तो आया दोबारा। यानी कि दूसरा फॉर्मूला ये मैंने आपके सामने बनाया जानबूझ के, ताकि आपको लगे कि फॉर्मूला थोड़ी रटना होता है। बात ये होता है रीडिंग कितनी अच्छी करते हो। तो बेटा दूसरा फॉर्मूला बना नेट सेल्स माइनस जीपी। एक और फॉर्मूला भी हो सकता है अगर आप समझदार। बट इफ कि अगर ये साइड बड़ी होती तो ग्रॉस लॉस आया होता, इधर आया होता। ठीक है जी। अगर इन चारों में से क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले जाके मैंने माइनस किया तो वो किसके बराबर होता? सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस की तो बराबर होता। तो बेटा तीसरा फॉर्मूला यही है, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अब डन? अच्छा समझ में आ गई बात? ठीक है जी। ये देखना। अच्छा, मैं अब आपको रीडिंग भी सिखा देता हूँ कि रेशो क्या बताती है, कैसे कैसे क्यों बताती है। बेटा ये बात बिल्कुल क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो जी। मान लो बेटा मेरे बिजनेस में कॉस्ट इज 3 लाख एंड एवरेज इन्वेंटरी इज 1 लाख। जितनी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है लगभग सभी का आंसर टाइम्स में आएगा। तो ये आया 3 टाइम्स। मतलब बता दो। हाँ जी बेटा। कितने टाइम में? टाइम थोड़ी बता रहे, कोई डेज बता रहा है या मंथ बता रहा है। ये बता क्या बताता है, देखो सुन।
कि एवरेजली मेरी दुकान पे 1 लाख रुपए का स्टॉक रहता है। इधर देखना पुत्र प्लीज, इधर देखो, एवरेजली मेरी दुकान पे कितना स्टॉक रहता है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख से ज्यादा तो नहीं है, यही तो है बेटा डिनोमिनेटर मेरा। 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री एवरेज रहती है दुकान पे, ठीक है। कहता है 1 लाख की इन्वेंट्री एवरेज की रहती है, आपने कितनी बार बेच दिया उसको? कहता है आपने उसे 3 लाख रुपए का सामान बेच दिया 1 लाख की इन्वेंट्री से, यानी कि 3 बार बेच दिया होगा ना। पहले 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी होगी, बिक गई होगी धीरे धीरे करके, मैंने 1 लाख की और खरीदी, फिर बिक गई धीरे धीरे करके, फिर तीसरी बार खरीदी, फिर बिक गई धीरे धीरे करके। एक बार में दुकान पे 1 लाख से ज्यादा का सामान नहीं होता, तब भी 3 लाख का सामान बेच पाता हूँ, यानी कि 3 गुना कन्वर्ट कर देता हूँ अपनी इन्वेंट्री का। 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है जी। 1 लाख से 3 लाख की सेल निकाल रहे हो, 3 गुना ही तो कर रहे हो, ठीक है बेटा, पक्का से। इसके साथ साथ जुड़ी हुई है एक और रेशो, खाली यही नहीं जुड़ी हुई, इसके साथ साथ जुड़ी हुई है बेटा एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड एक और रेशो बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या बताता है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो आप चाहो तो डेज में आंसर निकाल सकते हो, आप चाहो तो मंथ में निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप न्यूमरेटर में क्या लोगे। बट अगर डेज में कैलकुलेट कर रहे हो तो एक बात मेरी एडवाइस बहुत आराम से सुनिए। मान लो आप नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर लिख रहे हो, अपॉन लिख रहे हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो मान लो 4 आई, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 91.25 डेज। अब बहुत सारे बच्चे ना राउंड फिगर के चक्कर में झमेलों में पढ़ते रहते हैं, लिखाएंगे मैं 91 डेज, मार्क्स दिया है आप टीचर को। डेज को अगर कभी भी राउंड ऑफ करना है, अगर 91 दिन से ऊपर चाहे आधा दिन हुआ चाहे आधे से आधा दिन हुआ, तो वो 92 ही गिना जाएगा। यानी कि डेज हमेशा कहाँ राउंड होंगे? अपर साइड, लोअर साइड का भी राउंड ऑफ नहीं होगा। 91.01 भी होता तो भी मैं क्या लिखता? 92 डेज। समझ आई बात? क्लियर है बात? अब वो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसी की बात करता हूँ। मान लो मैंने नंबर ऑफ मंथ इन ईयर लिया 12, अभी मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली 3, तो आंसर क्या होगा? 4 मंथ। कहने का मतलब क्या है? अब तो रीड कर सकते हो। अब आपकी वाली बात आ गई कि मेरे पास दुकान पे इन्वेंट्री कितनी रहती है? 1 लाख। कितने का सामान बेच देता हूँ? 3 लाख। यानी कि एक बार इन्वेंट्री कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड रहती है दुकान पर? यानी कि 1 लाख का सामान खरीदता हूं, एक बार उसको बिकने में 4 महीने लगता है। 4 महीने में बिक गई, फिर 1 लाख का सामान खरीद दिया, फिर 4 महीने में बिक गई, फिर एक का सामान खरीदा, फिर 4 महीने में बिक गई, यानी कि एक से हो गए 3। और एक बार बेचने में कितना टाइम लगा? एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना है मेरा? 4 महीने। अब शायद मेरी बात आप तक ज्यादा पहुंच गई हो, समझ में आ रहा है? रिलेटेड है पक्का से। आगे बढ़ सकते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन शुरू करें। अकेले पर बेस 25-26 क्वेश्चन, ठीक है, आज करने हैं, अभी करने हैं, यही करने हैं, ठीक है जी। चलो जी, चलो जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बाबू आप सब सामने देख रहे हैं, मेरे पास ना देखो बहुत कम टाइम है, 1 घंटे में 27 क्वेश्चन कराना, ठीक है जी। 1 बजे तक 27 क्वेश्चन करके जाना है यहाँ से। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग भी है, एंड भी है, परचेस है, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सब कुछ है। बाबू अगर मेरे को कॉक्स चाहिए तो मिल जाएगा, इतना सारा डेटा है, और एवरेज इन्वेंट्री तो मिल ही रही है शुरू के 2 डेटा में। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं कि मैं क्या करता हूँ आईटीआर रेशियो निकालने के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा खर्चता हूँ, और ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा रफ में, बोर्ड के पेपर में भी। मुझे इससे आसान कोई तरीका नहीं लगता, लगता ही नहीं। और मैं फॉर्मूला भी हमेशा सेल्स माइनस जीपी लगाता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे वही आसान लगता है। अगर मैं फंस जाऊं तो, वरना कॉक्स का दूसरा फॉर्मूला है, पर मेरे को सेल्स माइनस जीपी ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा, जीपी निकल जाएगा क्या नहीं? पक्की बात। आओ आपके सामने ही करो, लो। बस मैं थोड़ा रफ फॉर्मेट में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं रफ में बनाऊंगा तो रफ फॉर्मेट ही चल जाएगा मेरा। बिगिनिंग, इन्वेंट, ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड और सेल्स। इस तरफ का टोटल 510 और इस तरफ का है 230 येरा 70 येरा 3 लाख येरा और 110 410 510 और 410 1 लाख जीपी। क्या कैसे निकला होगा कॉक्स? सेल्स माइनस जीपी 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन दोनों का एवरेज 1 लाख। आंसर इज 3 टाइम्स। डन। कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन, आगे बढ़ सकते हैं। ये दो 3 टाइम्स बेटा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कैलकुलेट आईटीआर। उत्तर सामने देख रहे हैं सब। क्या करूंगा? अकाउंट बना लूंगा। इधर देखना, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड बेटा। और ऊपर देख लो क्या दिया हुआ है, नेट परचेसेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा नेट परचेसेस दी हुई है, रिटर्न माइनस हुई भी है, हुई भी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें क्यों, क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? होता क्या था? सेल्स। अच्छा, अगर आज एसपीएल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद कराना पड़े ना तो लानत है। क्या होता है कौन सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? भाई मैटर क्या क्या आएंगे आइटम्स तो बताओ। हाँ सर, हाँ लेकिन अभी आप बोल रहे हो कुछ और। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आता था? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माइनस रिटर्न्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट, उठाकर देखो नोट्स। सेल ऑफ स्क्रैप तो रिटर्न तो इसमें से भी माइनस हो रखी है। एग्जैक्टली सेल्स नहीं है, ये नेट सेल्स है। तुम गड़बड़ कराओगे यार, पिछला बोलते जाते हो आगे दौड़ते जाते हो। इधर देखना, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है? कैसे बताता था 11th में? वो रिटर्न जो बिजनेस के बाहर गई, लेकिन अंदर भी तो कुछ आया होगा। अंदर आती है परचेजेस, और ये क्या है? परचेज रिटर्न पहले ही माइनस हो रखी है, कहीं माइनस करो। क्लियर? दूसरी बात, कैरेज आउटवर्ड का कुछ करना है। कैरेज आउटवर्ड क्या होती है? सेल्स से रिलेटेड कैरेज। वो कहाँ पार्ट होती है? पीएनएल का। ट्रेडिंग में कुछ नहीं होना। समझा दिया मैंने क्वेश्चन, करोगे आप। सामने देखो, सामने देखो, सामने। अब वो जीपी रेशो आनी शुरू हो गई, और मैं तो मास्टर हूं देखो इस चीज का। जब मेरे को जीपी रेशो दे दोगे ना, मैं तो बिठा के समझा दूंगा तुम्हें 10 बार क्या होता है। आओ जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट भी डाली है इससे रिलेटेड। बेटा इधर देखना, अभी याद है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा मुझसे, ये रहा फॉर्मूला। कॉक्स किसके बराबर होता है? नेट सेल्स माइनस जीपी। तो या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जीपी उधर चला जाए तो पॉजिटिव हो गया, कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं? कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। अब बेटा जीपी को ना बोलने के दो तरीके होते हैं। क्या? एक तरीका मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं कॉस्ट का 25% मुनाफा कमा रहा हूं, कॉस्ट का इसका 25% निकालो 20 ही आएगा। या ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि सेल का 20% जीपी कमा रहा हूं, कॉस्ट का 25 सेल्स का 20। दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना जीपी को। अब होता क्या पेपर में बेटा, कॉक्स कर लेता है मिसिंग और कह देता है कि आप, सेल दे देगा मुझे, आपको कहेगा आप कॉक्स का 25% मुनाफा कमा। मतलब दी तो है सेल्स, पर जीपी किसके सेंस में बताया? कॉक्स के सेंस में, परेशान। या आपको देगा कॉक्स और आपको कहेगा आपने सेल का 20% मुनाफा कमा। यार ये तो बहुत परेशान कर रहा है। मतलब दे कुछ और रहा है और प्रॉफिट किसी और सेंस में। बेटा आप परेशान नहीं होगे, कोई होता रहे, मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है जी, कैसे? सुनो बेटा, अगर कभी भी आपको मुनाफा दे 1/2 ऑफ कॉक्स, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ सेल्स। ठीक है जी, सेल्स हमेशा बड़ी होती है ना, इसको ऐसे याद रखते हैं, सेल हमेशा बड़ी होती है। न्यूमरेटर को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर में एक बढ़ाते जाओ। यहाँ 2 था तो यहाँ कर दिया 3। ठीक है जी, 1/3 ऑफ कॉक्स हो तो 1/4, 1/4 हो तो 1/5, 1/5 हो तो 1/6, 1/6, 1/7, 1/7, 1/8, ये कहानी चलती जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, पहली बात समझ में आई। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, अगर कभी यही ना बताए, सिंपल दिया हो कि जीपी में इतने परसेंट कमाता हूं, तो किसका माने, कॉक्स का माने सेल्स का? हमेशा सेल्स का। क्यों? अगली मैं रेशो का टाइप पर बता देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, जब सारी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो बताने। प्रॉफिटेबिलिटी में पहली रेशो जीपी है। जीपी रेशो कैसे निकलती है? जीपी अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर कुछ ना कहे तो जीपी हमेशा सेल्स की सेंस में होता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से जन्म लिया इसने। क्लियर है बात? पक्की बात? बढ़ सकते हैं आगे अगर इतनी बात समझ में आई हो। चलो इधर देखना, क्वेश्चन पढ़ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जीपी रेशियो इज 25। अब जीपी ये बता नहीं रखा किसका है, तो पता है ना किसका है? किसका है? सेल्स का। ये दोनों सेल कितनी होगी? 420। इधर देखो कितनी होगी? 420। 420 का 25%, 1,05,000। 420 में से 1,5 उड़ा दो, कॉक्स आ गया 315। ठीक है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 50 का। 315 अपॉन 50। मैं तो कह रहा हूं, अच्छा कुछ रिटर्न भी होगी यार, नेट सेल्स नहीं होगी। यस, ये सेल्स थी और रिटर्न भी थी। ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बाबू, 420 की सेल्स थी, 20 की रिटर्न भी थी, 4 लाख था। 25% निकाला, 1 लाख। 4 में से 1 गए 3, 3/50, 6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? पक्का सा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स है। जीपी देता है, देखो श्यानपंथी स्वरूप। जीपी क्या है? 1/4 ऑफ कॉस्ट। बेटा 1/4 ऑफ कॉस्ट, 25% का मतलब 1/4। परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 25/100, 1/4 आ गया। 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो सेल्स का कितना? 1/5। बेटा सेल्स का 1/5 माइनस कर दो, 1,20,000। 480 आ गई होगी कॉस्ट। 480 और ये 80 है मिलाकर तो 40। 12 आ गया होगा, 12 टाइम्स। मैं तो कह रहा इतने तो हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं प्रॉब्लम लूंगा, वरना आप श्री गणेश कर रहे हो। और 67 तक शायद क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। नहीं, 77 तक, 50 तक तो कर ही चुके थे। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम आएगी तब प्रॉब्लम लूंगा, अभी आप करते चलो। ठीक है जी, मैं लेक्चर भी वाइंड अप कर देता हूँ। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।